लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, लेकिन आजम खां अपने बेटे को 21 से 22 साल में ही विधायक बनाना चाहते थे। फिर आजम परिवार ने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए उम्र में ही फर्जीवाड़ा कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आजम खां, तंजीम फातिमा और खुद अब्दुल्ला आजम अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तीनों को 7-7 साल की सजा हुई। दरअसल अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया और उसी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अब्दुल्ला आजम विधानसभा चुनाव लड़े। 2017 में अब्दुल्ला आजम विधानसभा चुनाव जीत भी गए। फिर अब्दुल्ला के चुनाव जीतने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और चुनावी फॉर्म में उम्र बढ़ाकर बताने की दलील रखी गई, क्योंकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 जबकि जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 दिखाया गया। और इसी फर्जीवाड़े की सजा पूरा परिवार जेल में काटने वाला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे केस सामने आया, कैसे इसकी पैरवी हुई और आज कैसे केस मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा। आजम परिवार सलाखों के पीछे पहुंचा। जिस आजम खान का रामपुर में कभी सिक्का चलता था, जिस रामपुर के किले में आजम परिवार के नाम की ईंट होती थी, उस आजम परिवार की अब ईंट से ईंट बच चुकी है। आजम खान का सियासी करियर मिट्टी में मिल गया है। आजम खान का सियासी रुतबा दफन हो गया और योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले विधायकी के लिए आजम खान ने सांसदी छोड़ी, फिर विधायकी चली गई, फिर बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायकी गई और अब आजम परिवार यानी कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का खेल, आजम परिवार को जेल, आजम खान को 7 साल की सजा, अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा, तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा। यानी जिस जन्म प्रमाण पत्र से आजम खान बेटे अब्दुल्ला को विधायक बना रहे थे, उसी जन्म प्रमाण पत्र के खेल में पूरे परिवार को अब जेल की सजा सुनाई गई है। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। वादी आकाश सक्सेना ने एक FIR पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी दोषी हैं। इसी मामले में आजम खान करीब 2.5 साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल में गए थे, लेकिन एक बार फिर पूरा परिवार इसी केस में जेल यात्रा पर है। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात कि मुकदमा नहीं जीतता है, पैरवी जीतती है, और मुकदमा नहीं हारता, पैरवी हारती है। और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। आजम खान के साथ जो कल लोग थे आज आपके साथ हैं, अदालत में भी क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, जिस तरीके से जो लोग उनको कल जो उनके साथ थे, आज वो इस वजह से क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आजम किस भ्रम के पहाड़ पे खड़े हुए थे और वो पहाड़ पूरी तरीके से अब चकनाचूर हो चुका है। योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि विधायकी और सांसदी गंवाने के बाद अब आजम खान के हाथ से जौहर यूनिवर्सिटी भी छिनने वाली है। इसके लिए इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो दूसरी तरफ अब आजम परिवार के तीनों सदस्यों को 7-7 साल की सजा हुई है। दरअसल अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र 2015 में बनाया गया, लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया, दूसरा रामपुर नगर पालिका से बना है। सुविधा के अनुसार प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते थे और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो स्वार सीट से अब्दुल्ला की विधायकी चली गई और अब इसी केस में पूरा परिवार जेल की हवा खा रहा है। यानी कि अब आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है, जो पूरे परिवार के सियासी अस्तित्व का एक तरह से खात्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ। तो आपको बता दें, साल 2019 में आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया। अब्दुल्ला के 2 फर्जी सर्टिफिकेट को मुकदमे में दिखाया गया और साथ ही बताया गया कि एक सर्टिफिकेट का चुनाव लड़ने में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरे सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अब्दुल्ला ने पासपोर्ट और विदेश यात्रा के लिए किया है। जिसके बाद फर्जीवाड़े के खेल पर से पर्दा उठा। हालांकि आजम परिवार को सजा मिलने पर अखिलेश यादव ने इसे धर्म वाला एंगल दे दिया, जिस पर भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। तो जैसी करनी वैसी बननी। मामला न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय ने आदेश किया है, उन्हें दोषी पाया है और हम सबको न्यायपालिका में विश्वास है। लेकिन हमारी सरकार हमेशा इस प्रयास में रही है कि जो लोग अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं और कानून की व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने का काम किया, पुरानी सरकारें नहीं कर पाई, लेकिन हमें जनादेश, हमारी सरकार को जनता ने जनादेश दिया है कि जिन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं, हम विधि सम्मत व्यवस्था में माननीय न्यायालय उस पर कार्रवाई करे, सजा दिलवाए। ये हमारी सरकार की तरफ से प्रयास हुए हैं। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब फुल एंड फाइनल स्टेज पर आ चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि शादी से पहले ही तलाक होने वाला है। और इस दोनों के बीच की लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर ने भी एंट्री कर दी है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिए हैं। राजभर ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है। साथ ही ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लड़ने से बीजेपी को ही फायदा होगा और ये जानते हुए अखिलेश अब कांग्रेस को हराने के लिए मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार रहे हैं। इस हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहें तो ये गलत नहीं होगा, ये कहना था राजभर का। हालांकि अब अखिलेश यादव ने भी इस लड़ाई में कांग्रेस को क्लियर कट बातें कह दी। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरह से ये लड़ाई कांग्रेस और एसपी के बीच थी, जिसमें राजभर भी एक छौंक लगाते दिख रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों की सियासी चिंगारी पर माचिस राजभर ने जला दी है। राजभर ने इस विवाद में एंट्री लेने के साथ ही अखिलेश को ही बीजेपी की बी टीम बता दिया है और क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने की नीयत से अखिलेश यादव मैदान में है और जो कुछ सीटों में आमने सामने की लड़ाई है वो इसी बी टीम की प्लानिंग है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार बताता रहूंगा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बसपा और ओवैसी बी टीम है, तब बसपा और ओवैसी जी की पार्टी बी टीम नहीं है, समाजवादी पार्टी बी टीम है। अभी आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि अजय राय जी का बयान, उत्तराखंड का बयान आया कि इनकी वजह से गठबंधन है और समाजवादी पार्टी की वजह से वो हार गए। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी झगड़े को अब एनडीए के साथ ही भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि दोनों दल अगर आमने सामने आ गए तो इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को होगा और यही वजह है कि अब लड़ाई को नया एंगल राजभर ने दे दिया है। ओपी राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम, कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में सपा, मध्य प्रदेश में एसपी से कांग्रेस को नुकसान, सपा के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। यानी कांग्रेस को जिस बात का डर था अब वही रंग इस जंग में दिखने लगा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीछे हट जाए तो अखिलेश यादव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारी सीट 80 सीट की तैयारी है, हम 80 सीट पर काम कर रहे हैं और उससे मजबूती से काम कर रहे हैं
और मैं मीडिया के लोगों से कहा कि अभी नहीं कहूंगा मेरे भाई, आप मुझसे 3 दिसंबर को जरूर पूछ लेना शाम को। 3 दिसंबर को आपको मैं बता दूंगा कि कितनी हमारी ताकत है। हम 50 पे लड़ेंगे कि 80 की 80 पे लड़ेंगे, ये 3 तारीख को तय हो जाएगा। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और यही वजह है कि बीजेपी पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रही है। समय आ रहा है और जनता का समर्थन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगातार हमें मिला है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में अपनी शानदार वापसी करेगी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग 2023 की इस विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। एक बात साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन तो नहीं बन सकता, बल्कि कुनबे का ठगबंधन जरूर बन सकता है। अब इस ठगबंधन का जो नतीजा है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो हिस्ट्री है, वो बेवफाई की, जो साथी और उनके सहयोगी हैं उनके साथ बेवफाई की हिस्ट्री। ये बात उनके सहयोगी भी जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उनके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में छिड़ी जंग के बीच बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी के बीच तालमेल नहीं बैठा तो उत्तर प्रदेश में भी दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर फूलपुर की सियासी फाइट भी बेहद टाइट होने वाली है, क्योंकि यही वो सीट है जहां से पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी धमक दिखाई जा सके। और इसके लिए दोनों तरफ से सियासी कसरत भी शुरू हो गई है और कोशिश उन चेहरों को मैदान में उतारने की हो रही है जिससे कुर्मी के साथ तमाम ओबीसी वोट बैंक को साधा जा सके। दरअसल नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि नीतीश और प्रियंका में कौन विपक्ष का चेहरा होगा ये अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में एनडीए से अपना दल एस ने फूलपुर सीट पर कुर्मी दांव खेल दिया। और आशीष पटेल के बयान के बाद विपक्ष के सामने अनुप्रिया पटेल के नाम की चर्चा होने लगी, तो क्या फूलपुर में फिर खेल करने के लिए नीतीश के सामने पटेल को उतारा जाएगा? इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताल ठोक रहे हैं, प्रियंका गांधी के लिए जमीन तैयार की जा रही है। अब उसी सीट पर एनडीए से प्रत्याशी के लिए माथापच्ची हो रही है और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीधी टक्कर देने के लिए अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मैदान में उतारा जा सकता है। और इस बात के संकेत खुद अपना दल के विधायक आशीष पटेल ने दिए हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन फूलपुर अपना दल का गढ़ रहा है। यहां पर पार्टी के संस्थापक एसआईआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। हमारी पार्टी यहां विधानसभा का भी चुनाव लड़ी है और कोई कहीं से भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां अपना दल जितना वोट का डाइवर्जन कराती रही है उतना वोट का डाइवर्जन इस बार भी कराएगी। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। नीतीश कुमार के साथ ही प्रियंका गांधी खुद को मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश में है और फूलपुर वाला प्रयोग 24 में करने की तैयारी है। लेकिन उलझन इस बात को लेकर है कि आखिर इस लोकसभा सीट पर कौन किसके सामने होगा। अगर कयासबाजी को समझे तो इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार प्रत्याशी हो सकते हैं, तो एनडीए गठबंधन से अनुप्रिया पटेल के नाम की चर्चा है।
वहीं इसी सीट पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी में है। फिर बीजेपी से प्रियंका के सामने कौन होगा ये साफ नहीं। यानी जिस सीट पर ओबीसी वोट बैंक का दबदबा है, वहां जाति समीकरण को साधने वाले चेहरों पर दोनों तरफ तैयारी हो रही है। ऐसे में आशीष पटेल का बयान कई मायनों में खास हो जाता है। प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट पर जहां अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी, तो वहीं अब बीजेपी के सहयोगी संगठन अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने भी अपना दावा ठोक दिया है। इस दौरान नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष पटेल ने कहा कि फूलपुर अपना दल का गढ़ रहा है और यहाँ पर खुद अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल भी चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही साथ अपना दल एस का एक विधायक भी चुना गया है। फूलपुर में वापसी करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति और प्लानिंग पर काम कर रही है। हालांकि अभी तक प्रत्याशी के नाम की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पिछले चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनावों में केशव मौर्य को जीत मिली थी। 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से फूलपुर सीट जीते थे। वहीं फूलपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। 2019 में फिर बीजेपी ने फूलपुर सीट पर कब्जा कर दिया। यानी फूलपुर में फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर सस्पेंस बना है, क्योंकि इस सीट पर पटेल यानी कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। मौजूदा समय में भी बीजेपी से केशरी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो क्या 24 में भी पटेल समाज से ही चेहरा होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से सियासत में गर्माहट दिखाई देने लगी है, क्योंकि यहां किसान वाला मुद्दा अब जातीय मुद्दों के बीच फंस चुका है और तमाम नेता इन दिनों जाट, गुर्जर, त्यागी और ठाकुर वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसके लिए सम्मेलन और कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यों जाति है कि जाति ही नहीं। देश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में एक बार फिर सियासत में गर्माहट दिख रही है। पश्चिमी यूपी के 27 लोकसभा क्षेत्रों में जाट, त्यागी, गुज्जर, ठाकुर और पिछड़ा वर्ग से करीब 40% वोट बैंक है, जो किसी भी पार्टी के लिए काफी मायने रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति शुरू कर दी है। यानी जाट, गुर्जर, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति और ब्राह्मण, त्यागी, ये सारे समाज के लोग अपनी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण वोट शेयर को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में हुई महापंचायतों, रैलियों और सम्मेलनों में ये बताने के लिए काफी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति वाली राजनीति कितनी हावी है। शुरुआत में गैर राजनीतिक मंचों पर आयोजित की जाने वाली ये सभाओं में भी समुदायों के लिए सियासी मांग उठी और किसानों के मुद्दे पर भारी पड़ गई। हर चीज में हम जाति को बीच में लाए, वो अच्छी बात नहीं है। ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, प्रदेश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और बहुत से मुद्दे तो ऐसे, किसान है तो सब किसान है, किसी जाति किसी धर्म का हो। और देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। मैंने पहले बताया कि बहुत से इस बात पे विवाद शुरू हो सकता है, मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ कि जाना मुझे भी पड़ता है और को भी जाना पड़ता हो, लेकिन ओवरऑल तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे लगता है कि बिना इसके ही काम चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। किसान अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को मजबूत रखे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, जातीय स्तर पे जो पहचाने हैं वो अब से नहीं सदियों से हैं और उससे ऊपर भी कभी कभी लोग उठ जाते हैं। तो जो किसानी के भले के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, कम से कम उनमें जाति के दृष्टि से देखकर, उस चश्मे से देखकर निर्णय जनता ना ले। वेस्ट यूपी यूं तो किसान सियासत के लिए जानी जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत जातीय रूप लेती जा रही है, क्योंकि जाट अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। त्यागी बिरादरी अलग पार्टी बना चुकी है। गुज्जर समाज सम्राट मिहिर भोज के नाम पर लामबद्ध है, तो क्षेत्रीय की तरफ से बिरादरी की राजनीति, हिस्सेदारी का राग छेड़ दिया गया है।
यानी वेस्ट यूपी का राजनीतिक गणित इस बार जातियां तय करेंगी। हालांकि राजनेता कहते हैं कि जाति से ऊपर उठकर देश के लिए वोट करना चाहिए, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इधर मोदी सरकार ने आज 3 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र की ओर से दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों, किसानों और भारतीय रेलवे में काम कर रहे नॉन गजेटेड कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। वहीं फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला लिया। इस बोनस का लाभ इंडियन रेलवे में काम कर रहे नॉन गजेटेड ट्रैक मेंटेनर, इसके अलावा लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के साथ साथ स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और ग्रुप सी के अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने फिलिस्तीन हॉस्पिटल पर हुए हमले के लिए भारत के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बता दिया है। तौकीर ने कहा कि फिलिस्तीन में जो अस्पताल पर बम गिराया गया है उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, उसके लिए मोदी भी जिम्मेदार हैं। उन्हें इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। तो इससे पहले तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को जालिम कहा था और अब देखिए आज अस्पताल में जो बम गिरा उसके लिए जिम्मेदार मोदी को ठहरा रहे हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि उसने ये बम नहीं गिराया, हमास का ही बम चूक गया था जो अस्पताल पर गिरा। जो हमला हॉस्पिटल पर हुआ, जो बम गिराया गया है और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसका मैं कसूरवार इजराइल को उतना मानता हूं जितना नरेंद्र मोदी को मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर उस वक्त इजराइल की हिमायत न की होती तो शायद इजराइल की यह हिम्मत ना होती। तो जो जुल्म हुआ है उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।